बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन किए थे, आज हम कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले जो हम लोग पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन रह गया था या क्वेश्चन छूट गया था, जो क्वेश्चन बोले थे अटेम्प्ट करेगाने के लिए, कुछ लोग उसका आंसर दिया है, कुछ लोगों का सही है, बाकी लोगों का गलत है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, उसके बाद आज जितना क्वेश्चन बन जाता है उतना क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर बात? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन लिखते नहीं है, कल लिखा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 जो था, हमको क्या दिया हुआ था कि एक रिंग दिया हुआ था। क्वेश्चन ध्यान समझना, एक रिंग है, इस रिंग पे क्या था, चार्ज क्यू था जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। हमको रिंग दिया हुआ था, रिंग पे कितना चार्ज था, क्यू, और रिंग किस प्लेन में था, एक्स और वाई प्लेन में। रिंग क्या है, एज्यूम कर लो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला, सॉरी ये वाला एज्यूम कर लो, ये वाला एक्स एक्सिस और ऊपर वाला क्या, वाई एक्सिस। यानी रिंग कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। रिंग समझो तो रिंग ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा रिंग हो गया, इस पे चार्ज कितना है, क्यू, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ था, इसका रेडियस हमको कितना दिया था, 3a। अब क्या बोला था कि एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना दिया है, क्यू, जिस पे चार्ज कितना है, क्यू, उसका मास कितना दिया हुआ है, m, और इसको कितना स्पीड से, v स्पीड से अलोंग द एक्सिस इसको प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होता है रिंग से, उसकी तरफ मान लो यहाँ पे रिंग रखा हुआ है, चार्ज कितना है, क्यू, रेडियस कितना दिया है, 3a। अब यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज कितना है, क्यू, मास है m, उसको यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये सेंटर से जो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 4a। इसका रेडियस हमको कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 3a। तो हमसे क्या बोला था कि फाइंड द मिनिमम स्पीड, minimum value of v such that charge q reach at just the point o क्या है इसका, सेंटर। यानी कि इसको कितना मिनिमम स्पीड से थ्रो करें, इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड बताना है कि हम इसको कितना मिनिमम स्पीड से यहां से थ्रो करें कि ये चार्ज पार्टिकल बेसिकली कहां पे पहुंच जाएगा, ओ पे पहुंचेगा। क्लियर बात? क्वेश्चन समझ में आया? इसका ऑप्शन हम कल लिख दिए थे, आप लोग देख सकते हो। आज हमको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि बताओ, ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये रिंग है, ये जो रिंग है वो अपने आसपास के रीजन में क्या करेगा, एक फील्ड सेट करेगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, अपने आसपास के रीजन में फील्ड सेट करता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाले थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये क्लियर है बात? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ होगा, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो भी किधर लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल को आगे जाना है, जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा इसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमको कम से कम कहां पहुंचा देना है, यहां पे। यानी कि मान लो यहां पे आकर के इसका स्पीड कितना हो जाए, 0 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कहां एटलीस्ट पहुंचा देना है, उसके सेंटर पे पहुंचा देना है। अगर सेंटर पे पहुंच जाए, उसके बाद कुछ भी हो जाए, उसके बाद रुक जाए, आगे जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको जस्ट यहां से थ्रो करना है v स्पीड से, और कहां पहुंच जाना चाहिए, उसके सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। अब ये बताओ कि इस पॉइंट से सेंटर पे जाने में, इस पॉइंट से अगर सेंटर पे जा रहा है तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यानी कि अगर ये चार्ज पार्टिकल Q इस पॉइंट से अगर सेंटर पे जा रहा है तो यहाँ पे जाने में एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स।
और हम क्या जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी सिस्टम पे किसका वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है, तो उस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा। तो एज्यूम क्या कर लो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल पॉइंट। तो क्या होगा, वी नो दैट, अगर लिखना है तो लिखो, वी नो दैट वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी फाइनल। यहां पे जितना टोटल एनर्जी है उसका वैल्यू, इस पॉइंट पे जितना टोटल एनर्जी है उसका वैल्यू, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। काहे क्या कि वर्क डन किसका हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो रहा है। तो चलो टोटल एनर्जी लिखते हैं। टोटल एनर्जी में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब सबसे बड़े बात की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, वी स्पीड से फेंक रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अब या तो पोटेंशियल एनर्जी लिखो, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो मान लो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी U है और पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V लिख सकते हैं क्या, और V किसका पोटेंशियल हो जाएगा, इस सिस्टम का यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, Q पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V। V कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस हमने निकाले थे ना, पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, के क्यू डिवाइडेड ये वाला डिस्टेंस आर, और आर कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये कितना है, ये देखो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये 3a और ये कितना 4a, तो ये कितना हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25a स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 5a। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 5a। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5a। क्लियर बात, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये चार्ज पार्टिकल कहां पे पहुंचेगा, अगर इसके सेंटर पे पहुंचेगा, हमको जस्ट रीच कराना है उसके सेंटर पे, तो सेंटर पे स्पीड कितना है 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0, हाफ m u स्क्वायर, यानी कि या v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 प्लस क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी फिर वैसे लिखेंगे q इंटू वी, चार्ज कितना रहेगा q, चार्ज थोड़ा ही चेंज होगा, और v पोटेंशियल। अब सेंटर पोटेंशियल कितना होता है k q बाई आर, तो k q और इसका रेडियस कितना दिया है 3a, तो क्या हो जाएगा 3। क्लियर है बात। तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, निकालो जल्दी निकल जाएगा। यहां से क्या हो गया, हाफ m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 3a माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 5a। यहां से क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई a कॉमन कर लो 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 1/5 के क्यू स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना m इंटू a, एलसीएम कितना मान लो 15, अब 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2, यानी यहां से v स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 3 2, यानी कितना हो गया 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15m इंटू a, यानी कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15m इंटू a। यानी कि अगर एटलीस्ट इतना मिनिमम स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करेंगे इस पॉइंट से, तो ये चार्ज पार्टिकल कहां पे पहुंच जाएगा, उसके सेंटर पे पहुंच जाएगा। क्लियर बात समझ में आया। बेसिकली हमको करना क्या था, हमको एनर्जी कंजर्वेशन करना था, एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना था। एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगा रहे हैं कि किसका वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वर्क हो रहा है या उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वर्क होगा तो हमारा
टोटल एनर्जी यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो जितना इनिशियल एनर्जी उतना ही क्या होगा, फाइनल एनर्जी। क्लियर है बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े हम लोग, चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो रफ कर दे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब एक है आईआईटी एडवांस 1979 में कुछ 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। बेसिकली एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है, उसी को हम लोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2-4 अलग अलग क्वेश्चन करने से अच्छा है कि एक अच्छा सा क्वेश्चन करो, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं, एडवांस का क्वेश्चन है 1979। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इंसुलेटिंग वायर है। ठीक है, सबसे पहले बात क्या है कि एक इंसुलेटिंग वायर है, ये समझ लो, ये हमारा क्या हो गया, ये इंसुलेटिंग वायर हो गया है, जो क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बेंड है। एक इंसुलेटिंग वायर हो गया जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बेंड है। और समझना पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिख रहे हैं कि मान लो एक हमारे पास क्या है, ये ABC के फॉर्म में बेंड हो गया, ABC के फॉर्म में बेंड हो गया। ये वाला एंगल हमको दिया है कितना, 30 डिग्री, और ये वाला एंगल हमको कितना दिया है, 60 डिग्री। अब क्या बोला है कि यहाँ पे बीट्स है 2 छोटे छोटे चार्ज के, इस पे कितना चार्ज दिया है Q1, और इस पे कितना चार्ज दिया है Q2। एक रॉड है, इसका लेंथ कितना दिया है L, ये रॉड हो गया, ये रॉड है जिससे बीड्स कनेक्टेड है। समझ लो बात को, मान लो हमारे पास क्या है, एक ऐसे ट्रायंगल है, इंसुलेटिंग वायर का ट्रायंगल है जो ABC के फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या है, एक रॉड है जिसका लेंथ है L। ठीक है, रॉड का मास नहीं मानना है, मासलेस रॉड है, इस पे 2 बीड्स लगे हैं, चार्ज बीड्स, एक पे कितना चार्ज है Q1, दूसरे पे कितना चार्ज है Q2, और ऐसे रखा हुआ है। क्लियर बात, दोनों का मास क्या है M, जो दोनों का मास हमको दिया हुआ है, दोनों का मास सेम है, इसका Q1, इसका भी मास है M, और इसका भी मास कितना है M। ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है अल्फा। क्लियर है बात, क्वेश्चन इतना क्लियर है। हमसे क्या बोला है कि एक इंसुलेटिंग वायर है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बेंड है, ABC के फॉर्म में बेंड है, ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला कितना 60 डिग्री। अब इस पे क्या दिया हुआ है, अब इस पे 2 चार्ज बीड्स हैं जिसपे चार्ज कितना है Q1 Q2, दोनों का मास क्या है M, यानी कि दोनों आइडेंटिकल मास का है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्लाइड होने के लिए फ्री है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये नहीं समझना है कि फ्रिक्शनल सरफेस है, स्लाइड होने के लिए फ्री है। क्लियर बात। अब हमसे क्या बोला है, अब क्वेश्चन बोला है, जो छोटा सा क्वेश्चन है उसे लिख देते हैं। अब बोला है हमसे कंसीडर द केस when the beats are stationary, determined। उसके बाद क्या बोला है, डिटरमाइंड। अगर मान लो ये क्या है, स्टेशनरी है यानी कि रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है, तो हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि पहला क्या पूछा है, पहले एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला क्या है, एंगल अल्फा, फाइंड द एंगल अल्फा, फाइंड द एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछना है टेंशन इन द कॉर्ड, क्या निकालना है, टेंशन इन द कॉर्ड, इस कॉर्ड में जो ये हमारा वायर है उसमें कितना टेंशन होगा। तीसरा क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीड्स, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीड्स, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीड्स। ठीक है, अब इसमें फिर सेकेंड पार्ट पूछा है, ये पहला पार्ट हो गया, एक पार्ट का 3 क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट पूछा है, इफ द कॉर्ड इज नाउ caught, what are the value of the charges
of the charges for which the beats continue to remain stationary। क्लियर बात? क्वेश्चन क्लियर हुआ? सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक इंसुलेटिंग वायर है जिसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में क्या कर दिए, बेंड कर दिया है। इंसुलेटिंग वायर है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक हम लोग दो चार्ज बीट्स को लेते हैं, एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं जिसका लेंथ है L और मासलेस है। कॉर्ड का मास नहीं दिया है। दोनों जो बीट्स है उसका चार्ज कितना है, Q1, मास है M, और दूसरा बीट्स का चार्ज है Q2 और मास कितना है M। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रख दिया है फ्री टू स्लाइड, स्लाइड करने के लिए फ्री है। यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह का बात नहीं करना है, कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि जो वायर है वो फ्रिक्शनलेस है। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि कितना मिनिमम एंगल अल्फा होगा कि ये हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कहाँ पे रहे, स्टेशनरी पे रहे, यानी कि इक्विलिब्रियम पे रहे, स्लाइड नहीं करे, वहीं पे रहे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि उस केस में टेंशन क्या होगा, इस कॉर्ड के अंदर टेंशन कितना होगा, ये बताना है। तीसरा क्या पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इस बीट पे और इस बीट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा। ठीक है, ये ए पार्ट का हो गया। बी पार्ट में क्या पूछा है कि अब मान लो कि हम कॉर्ड को क्या कर दिए, कट कर दिए। कैंची लेते हैं और कॉर्ड को कट कर दिए, दो साइड से कट कर दिए, मतलब अलग अलग कर दिए। तो अब बताना है कि इसको स्टेशनरी पे रहने के लिए क्या होना होगा, इसका चार्ज का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकाल। देखो टाइम लगेगा, आराम से वीडियो को रोको और आराम से 10 मिनट अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो। अगर 10 मिनट में नहीं बनता है, आई होप कि बनना चाहिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आगे लेक्चर को कंटिन्यू करना। ठीक है, आराम से लगाओ दिमाग, बनना चाहिए। हम लोग इससे काफी अच्छा क्वेश्चन मैकेनिक्स में किए हुए हैं। बस समझो कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चार्ज उसमें क्या किया है, थोड़ा सा मिक्स कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फ्लेवर दिया है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आप लोग, आई होप आप लोग क्वेश्चन पूरा रफ कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, सॉरी, क्वेश्चन पूरा लिख लिए होंगे। हम क्वेश्चन को रफ कर देते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन रफ कर दें। चलो भाई देखो, सबसे पहले अगर स्टेशनरी पे है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो हमको क्या लिख देना है, इस पे फोर्स लिखना है और उसका नेट कितना होना चाहिए, 0। जब भी हम लोग मैकेनिक्स का क्वेश्चन करते थे इसके रिलेटेड, एनएलएम का क्वेश्चन जो करते थे उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम एज्यूम करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हर एक जो चार्ज पार्टिकल है या चार्ज बीट्स है उस पर कितना कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। चलो पहले एक साइड में देखते हैं, ये वाला हमारे पास क्या है, ये मान लो Q1 वाला है, ये हमारा Q1 है, मास कितना M। तो आंख मूंद के सबसे पहला चीज हम जानते हैं कि नीचे हमेशा क्या लगता है, नीचे क्या लगेगा, mg हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड, पहला चीज। दूसरा चीज क्या कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो इसको N1, ये समझ में आया ना। अरे नॉर्मल क्या लगता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब अभी नहीं है, इधर है। तो ये क्या लगेगा, टेंशन क्या लगेगा, अंदर की तरफ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किधर लगेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा किधर, बाहर की तरफ। इसको क्या बोल सकते हैं, F। क्लियर बात, ये समझ में आया। अब एंगल भी बता सकते हैं। ये वाला एंगल देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना था, 30 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ऐसी बात है। और ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ऊपर वाला एंगल कितना दिया है, अल्फा। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अब देखो ये दोनों क्या है, डायरेक्शन में ऑपोजिट फोर्स है। समझना ध्यान से, देखो ना, F ये इसी लाइन के लॉन्ग इधर है और T इधर है। तो इसको नेट फोर्स अगर लिखना चाहें तो इसको रब करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T माइनस F लिख सकते हैं क्या। अभी से बात है, अरे किसी को माइनस कर दो, इसको क्या कर सकते हैं, माइनस करके एक वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। अब क्या बोलना है कि इस पे इफ इट इज इन
इक्विलिब्रियम, इट मीन्स इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हर एक डायरेक्शन में, मान लो ये वाला हम एक्स डायरेक्शन ले लेते, ये वाला एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स 0 और इसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में भी फोर्स 0। लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखना ध्यान से। अब देखो इसका कंपोनेंट इधर कर सकते हैं क्या, इसका, इस mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। mg का कंपोनेंट आ जाएगा, कितना होगा, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उधर अगर कंपोनेंट करते हैं तो उधर कंपोनेंट कितना आता है, cos थीटा, हम सबको पता है। तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg इंटू कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री। इस लाइन के अलोंग, अरे इस लाइन के अलोंग भी फोर्स होगा तो स्लाइड करना नीचे स्टार्ट कर देगा ना, यानी कि इधर क्या हो गया, mg cos कितना 60। अब देखो इसका भी कंपोनेंट इधर कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये भी इधर एंगल बना रहा है कितना, अल्फा, तो क्या लिखेंगे, t माइनस एफ इंटू क्या लिखेंगे, cos अल्फा। देख सकते हैं क्या ये नॉर्मल का इधर फोर्स आएगा, कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है तो इसका कंपोनेंट नहीं लिखना है। तो पहला इक्वेशन क्या है कि ये वाला फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी ना इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर है बात? तो यहां से क्या हो जाएगा कि mg cos 60 बराबर कितना हो जाएगा, t माइनस एफ इंटू क्या हो गया हमारा cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 लिख दे। अब देखो, अब ये वाला लाइन के लॉन्ग इधर क्या आया cos, तो इधर क्या आएगा साइन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इधर क्या हो जाएगा mg sin 60 और ये भी क्या हो जाएगा t माइनस एफ इंटू क्या लिख देंगे sin अल्फा। यानी कि ऊपर नॉर्मल है तो नीचे ये वाला है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, जो n1 का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, n1 का वैल्यू यहां पे किसके बराबर हो जाएगा, mg sin 60 प्लस क्या लिख देंगे t माइनस एफ इंटू क्या हो जाएगा sin अल्फा, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। क्लियर है बात? समझ में आया क्या किए हैं? पहले क्या किए हैं कि पहले हम एक चार्ज को लिए हैं, इस बीट को, अगर इसको स्टेशनरी रहना है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इस पे फोर्स आइडेंटिफाई किए हैं और फोर्स के कंपोनेंट को क्या कर दिए हैं, कंपोनेंट करके नेट फोर्स को क्या कर दिए, 0। क्लियर है? सिमिलरली क्या बनेगा, ये सेकंड वाला बनेगा। चलो सेकंड वाला देखते हैं। अब देखना ध्यान से, थोड़ा बहुत छोटा है, ये रहा, इस पे भी क्या होगा, सबसे पहले क्या लगेगा mg, और mg किधर लगेगा, नीचे। देखो ध्यान से, इधर क्या लगेगा f बाहर, टेंशन किधर लगेगा, ये अंदर था। अब ये देखो अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल निकाल लेना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या अल्फा लिख सकते हैं। और नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, n2। क्लियर बात? अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला mg नीचे है, ये mg यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये 60 है 90 है, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो फिर क्या करेंगे, अब फिर देखो ये f इधर है, t इधर है, तो इसको अगर रिमूव करके इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग t माइनस एफ लिख सकते हैं। फिर कंपोनेंट करो, इस के अलावा कितना हो जाएगा mg cos 30, ऊपर कितना हो जाएगा t माइनस एफ, ऊपर कितना हो जाएगा t माइनस एफ इंटू क्या हो जाएगा cos 90 माइनस अल्फा, तो कितना लिख दे, साइन अल्फा लिख दे, t माइनस एफ इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा t माइनस एफ इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया t माइनस एफ इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। क्लियर बात? अब फिर देखो ये cos है तो इधर कितना आएगा, इधर साइन आया तो इधर cos आ जाएगा, t माइनस एफ इंटू क्या हो जाएगा cos अल्फा, प्लस ये कितना हो जाएगा mg कितना, इधर cos है तो इधर कितना हो जाएगा साइन 30, तो क्या लिखेंगे n2 बराबर कितना हो जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा यहां से n2 बराबर कितना हो गया, देखो ये वाला टर्म mg साइन 30, थोड़ा पेशेंस के साथ देखो, mg कितना सिर्फ कैलकुलेशन है, mg साइन 30 प्लस क्या लिखेंगे t माइनस एफ इंटू क्या हो गया cos ऑफ अल्फा। देख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास वेरिएबल कितना था, टी एफ 2 वेरिएबल, n1 n2 2 वेरिएबल।
एक अल्फा भी है, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा इक्वेशन बनेगा नहीं बुआ यहाँ पे, अब हमको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, सोचो कि कैसे सॉल्व होगा। यहां से पहले हमको अल्फा निकालना है, फिर टेंशन निकालना है, और फिर क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। चलिए बताइए क्या होगा, कैसे बनेगा, सोचो थोड़ा ढंग से। देखो ध्यान से, ये कितना है mg cos 60 और t माइनस एफ cos अल्फा, ये तो कितना है mg cos 30, तो इसको sin 60 लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको 3 ना मान करके देखो यहाँ पे क्या मानेंगे, एक बड़ा अच्छा इक्वेशन बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा mg sin कितना 60 डिग्री, अरे cos 30 कितना होता है √3/2, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो cos 30 के जगह पे कितना लिख सकते हैं sin 60, इतना भी तो समझ सकते हो। देखो यहां से आगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t माइनस एफ इंटू क्या हो गया साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर क्या हो गया थर्ड। अब देखो ये जो 1 है और थर्ड अगर दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर देते, देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, तो यहां से क्या हो जाएगा हमको mg और t माइनस एफ में रिलेशन आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1 स्क्वायरिंग 1 को और थर्ड को स्क्वायर करके क्या कर दो ऐड कर दो। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा mg cos स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर, अब समझने वाला बात है, mg cos 60 का होल स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर sin 60 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या लिख सकते हैं mg स्क्वायर कॉमन कर ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो t माइनस एफ का होल स्क्वायर कॉमन कर ले, t माइनस एफ का होल स्क्वायर कॉमन कर ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस कितना हो गया sin स्क्वायर अल्फा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा mg का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा t माइनस एफ का क्या होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा mg बराबर कितना हो जाएगा t माइनस एफ। हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना, पहले अल्फा निकालना था, यहां से t निकाल लो, इतना लिख लिए। अब बस कैलकुलेशन है, लिख ले इतना इजी है, यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हो, अगर दोनों साइड अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस, एक बार प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस लेके चलेंगे, लंबा होगा, बस रफ कर दे एक साइड, रफ कर दे, चलो इसको रफ कर देते हैं, इक्वेशन आने देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू f प्लस mg, और f क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अरे यही ना था बुआ, देखो ना डायग्राम देख लो एक बार, यही ना था एक बार, और यहाँ पे एक बीट था कितना Q1, ये कितना था Q2, और लेंथ कितना था L, तो ये क्या हो गया F इधर और F इधर, तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना L स्क्वायर, यानी कि यहाँ से टेंशन कितना हो गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस कितना हो गया mg, ये क्या हो गया एक टेंशन, टेंशन निकालना था, टेंशन निकाल दिए। अल्फा निकालना है, अब देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख सकते हैं, t का वैल्यू कितना हो जाएगा f प्लस एम जी, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 1, ये वाला क्या था इसको 5 बोल दो, फ्रॉम 1 में t का वैल्यू पुट करो, फ्रॉम 1 में तो क्या हो जाएगा mg कितना हो गया cos 60 इज इक्वल टू t का वैल्यू कितना है f प्लस mg माइनस f इंटू कितना है cos अल्फा, f से f कैंसिल, यानी कि mg cos 60 बराबर कितना mg cos अल्फा, mg से mg कैंसिल, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो पहला एंगल निकल गया, अल्फा निकल गया, कितना हो गया 60 डिग्री, और टेंशन निकाल दिए, कितना आ गया k q1 q2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एक बार प्लस mg एक बार कितना माइनस mg करेंगे तो यहाँ पे 2mg आ जाएगा। अभी रहने दो, प्लस लेकर के चलते हैं, ठीक है, एक निकाल देते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब हमको क्या निकालना है नॉर्मल, नॉर्मल कैसे निकालेंगे, एक बार n1 में वैल्यू रखेंगे, एक बार n2 में वैल्यू रखेंगे, इजीली आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं आगे, चलो यहाँ पे देखो अब क्या निकालना है, नाउ नॉर्मल रिएक्शन, जो तीसरा क्वेश्चन था नॉर्मल, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, ये सेकेंड से, यहां से n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा mg इंटू कितना है साइन 60 प्लस t का वैल्यू कितना है f प्लस mg, तो f प्लस mg
माइनस कितना एफ इंटू कितना हो जाएगा साइन 60। अब देखो एफ एफ कैंसिल, तो एम जी साइन 60 और एम जी साइन 60, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से n1 का वैल्यू, अब इसको रख करते हैं नीचे, तो यहाँ से n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2mg इंटू कितना साइन 60 √3/2, यानी कि n1 कितना हो जाएगा √3mg। सिमिलरली क्या रखेंगे, यहां पे रखेंगे किस में 4 में, तो आपको क्या निकल जाएगा n2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं हम लोग, क्या करेंगे यहां से फ्रॉम 4 क्या हो जाएगा n2 इज इक्वल टू कितना है mg साइन 30 प्लस टी का वैल्यू कितना f प्लस एम जी माइनस कितना f इंटू कितना है cos 60 cos अल्फा, तो क्या लिख देंगे cos 60। अब f से f फिर कैंसिल, अब mg साइन 30 n2 बराबर कितना हो गया mg साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। अब प्लस mg cos 60 भी कितना होता है 1/2, प्लस कितना हो जाएगा mg/2, यानी कि n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा mg, ठीक है। तीनों निकाल लिए। हमको क्या क्या निकालना था, इसमें निकालना था टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और एंगल, तीनों निकाल लिए। एक बार माइनस mg रख करके बना लेना, बन जाएगा। देखो फिर उसी चीज को एक बार प्लस लेकर के यहाँ पे बनाए, एक बार फिर माइनस लेकर के बनाए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार प्लस ले लिए थे, अगली बार तुम लोग टी के यहाँ पे कितना रखेगा f माइनस एम जी, अब f माइनस एम जी रख के बना लेना। बस f जो कट रहा था वहां पे एम जी आ रहा था प्लस में, एक बार क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर अगला भी जो वो है टॉपिक है, चलो रब कर दे इसको कि अगर इसको क्या कर दे बीच से कट कर दे, अगर मान लीजिए कि इस कॉर्ड को हम लोग कट कर दे, अगर कॉर्ड को कट करेंगे और इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, तो बेसिकली क्या चाहिए, हमसे चार्ज का वैल्यू पूछा है, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए चार्ज का वैल्यू। देखो तुम लोग खुद से बना सकता है, अभी कुछ नहीं है इसके आगे। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो इसको लिखने के बाद अगर ये एज्यूम करो कि हम लोग बीच से कॉर्ड को कट कर देते हैं, तो बीच से कॉर्ड को कट करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या चेंज होगा बताइए, इसमें क्या चेंज होगा। एक ही चीज चेंज होगा कि जहां जहां पे हम लोग टेंशन लिखे हैं, टेंशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम है, आप लोग बना सकते हो। क्या एज्यूम करेंगे, यहां पे सेकेंड केस लेंगे, यहां पे जो बी पार्ट है क्या लिखेंगे, इफ कॉर्ड इज कट इट मीन्स टेंशन इन कॉर्ड इज 0, यानी कि टी का वैल्यू क्या रखना है 0, सब कुछ सेम रखना है, सब कुछ जितना फोर्स लग रहा था, जो फोर्स में हम लोग टी माइनस एफ लिख रहे थे, वहां पे कितना बचेगा सिर्फ एफ बचेगा, और किधर बचेगा बाहर की तरफ, अब उसको अंदर की तरफ मत लेकर के आना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और वहां से जो हमारा इक्वेशन लग रहा था, जो पिछला इक्वेशन लिखे हैं, वहां पे टी का वैल्यू 0 कर दो और वहां से Q1 Q2 का वैल्यू आ जाएगा, किसके लिए, इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग अटेम्प्ट किए हैं वैसे ही बनेगा। अगर नहीं बनता है तो मैसेज करो, कमेंट करो, पूछो, हम उसका आंसर डाल देंगे। क्लियर बात, बन जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये 1979 में 8 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, 6 मार्क्स में पूछा हुआ है, शायद 6 मार्क्स नहीं, शायद 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। पूछा हुआ था पूरा प्रोसेस, 2 प्रोसेस से बनेगा क्वेश्चन देते हैं, शायद एससीबी का भी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग अटेम्प्ट करो, तब कर दें। चलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप पूछो, बता देंगे, लेकिन बन जाएगा, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, इसीलिए फिर उस क्वेश्चन को रिपीट हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आज का, 3 पॉइंट चार्जेस, हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे बोला है 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्ज है कितना, Q 2Q Q 2Q एंड 8Q
8Q are to be placed on 9 centimeter long straight line. Find the position where charges should be placed, such that the potential energy of the system is minimum. क्या बोला है कि हमसे बोला है कि हमारे पास 3 चार्ज है, कितना है, एक का मैग्नीट्यूड कितना है Q, एक का मैग्नीट्यूड कितना है 2Q और एक का मैग्नीट्यूड कितना है 8Q। अब इसको ऐसे एक 9 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन में इसको अरेंज करना है कि इस पूरे सिस्टम का, अगर पूरा सिस्टम एज्यूम करें तो पूरे सिस्टम का जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 आए। चलो अटेम्प्ट करो, जल्दी से वीडियो को रोको और अटेम्प्ट करो, जल्दी करो। चलिए कर दे, चलिए देखिए। अच्छा, एज्यूम करना है कि हमारे पास 3 चार्ज है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लो, मान लो इसका टोटल लेंथ कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। अभी बताओ, अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े पॉइंट चार्ज के लिए तो कितना होता है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई क्या, आर। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच के सेपरेशन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी है दोनों चार्ज के डिस्टेंस के डायरेक्टली या चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आर जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होगा, और चार्ज जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होगा। तो देखो करेंगे क्या, रखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा करते हैं। अब 2 ही पॉइंट चार्ज को रख सकते हैं, एक यहां पे रख सकते हैं, एक यहां पे रख सकते हैं। तो एज्यूम करो कि जो 2 बड़ा वाला चार्ज है, एक ये क्या हो गया 2Q चार्ज को यहां पे रखे, और ये 8Q चार्ज को कहां पे रखे, 8Q चार्ज को यहां पे रखे। अब इसको अरेंज करना है तो मान लो कहीं पे बीच में हम लोग Q चार्ज को रखे, तो Q चार्ज को यहां पे रखे, 8Q चार्ज को बीच में क्या नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखो 8Q चार्ज अगर बीच में रहेगा तो वाला डिस्टेंस कम है, तो एनर्जी क्या होगा सिस्टम का ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसको सबसे ज्यादा दूर रखो, और जो छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसको कहीं बीच में रखो। क्लियर बात। तो हम क्या करते हैं कि 2Q 8Q और बीच में क्या रख दिए Q। एज्यूम करो यहां से कितना डिस्टेंस पे रख दिए, x डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस ऑटोमेटिक है कितना हो जाएगा 9 - x। अब टोटल सिस्टम का एनर्जी लिख सकते हैं। चलो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं टोटल सिस्टम का। सबसे पहले क्या होगा, किसका एनर्जी, ये वाला चार्ज हो, ये वाला चार्ज का एनर्जी कितना हो जाएगा k 2Q 8Q डिवाइडेड बाई कितना 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बनाने दो अभी, 9 सेंटीमीटर, प्लस ये दोनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा k 2Q Q डिवाइडेड बाई कितना x। फिर क्या होगा, ये दोनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, तो k Q 8Q डिवाइडेड बाई कितना 9 - x। क्लियर बात। ये हमारा क्या हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। हमको क्या चाहिए, मिनिमम। अब मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन हम लोगों को आता है। मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन क्या होता है बताइए, आप लोग सबको पता है। किसी भी चीज की मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, तो वहां से कंडीशन आता है, यानी यहां से हम लोग क्या करेंगे कि du
डिवाइडेड बाई क्या dx, उसका वैल्यू किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। जब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमको क्या मिल जाएगा, यहां से कंडीशन मिल जाएगा कि x के किस वैल्यू के लिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, करें डिफरेंशिएट। देखो ध्यान से, इधर लिखना शुरू करते हैं। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, के क्यू के 2q 8q डिवाइडेड 9, ये टोटल कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो गया, जीरो। इसके बाद क्या करो, इस टोटल टर्म को इसमें से जो कुछ कॉमन हो जाने वाला है उसको कॉमन करो, डी यू डिवाइडेड बाई कितना dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k/2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर ले। यहाँ पे क्या बचेगा 1/x और यहाँ पे क्या बचेगा 4/9 - x। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी यू बाई कितना dx। क्लियर बात, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा डी यू बाई dx 2k/2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9 - x इंटू एक्स, यहाँ पे कितना हो गया 9 - x प्लस कितना हो गया 4x d/dx। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3x, 9 + 3x, अब u बाई v के फॉर्म में तोड़ देना, तो क्या बचेगा du/dx इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 2k/2 इंटू क्या हो जाएगा d 9 + 3x डिवाइडेड बाई 9x - x² डिवाइडेड बाई dx। अब u बाई v के फॉर्म पे आता है हम लोग को तोड़ने, तोड़ दें, इधर रफ भी कर दें, रफ कर दें, अरे इजली बन जाएगा। चलो रफ करते हैं। देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा u बाई v का फॉर्मूला सबको याद है, ये क्या हो गया du डिवाइडेड बाई dx, कितना हो जाएगा 2k/2। क्या हो जाएगा, v को पहले बाहर रखते हैं, v कितना है 9x - x² बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या u, किसका डिफ्रेंसिएशन d 9 प्लस कितना 3x डिवाइडेड बाई कितना dx माइनस, अब किसको बाहर रखेंगे u को, u कितना है 9 प्लस कितना 3x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या हो जाएगा v, कितना हो गया 9x - x² डिवाइडेड बाई dx, और डिवाइडेड बाई क्या होता है v², यानी 9x - x² का होल स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम के लिए वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो, यानी कि du/dx का वैल्यू होना चाहिए जीरो। अब जीरो होगा तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर जीरो, ये भी आके डिवाइड होकर जीरो, तो ये जीरो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9x - x²। अब देखो यहाँ पे 9 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा जीरो, और 3x का कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इसका क्या बचेगा 3। सबको आता है, बहुत बार हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। माइनस ये कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना 3x, यहाँ पे देखो 9x का कितना हो जाएगा 9, x² का कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब इसको इधर ला दो तो कितना हो गया 9x - x² इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, इसमें से 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 + x इंटू 3, एक ही में से कॉमन करो, 3 कॉमन कर लो, ये कितना हो जाएगा 9 - 2x, 3 3 कैंसिल, यानी कि 9x - x² इक्वल टू कितना हो गया 27 प्लस कितना 9x माइनस कितना 6x अब माइनस कितना 2x², इधर ला दें तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस x² माइनस 2x प्लस 2x² माइनस x², कितना बचेगा x², 9x कितना बचेगा +3, अरे 9 - 6 +3, इधर आगे माइनस कितना हो जाएगा +6 9x। क्लियर है बात। आइए कितना हो गया -27 बराबर कितना 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं x² प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 बराबर 0, तो x कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा x + 9, अब -3 कॉमन कर लो x + 9, तो x + 9 इंटू क्या x - 3 बराबर 0, तो यहां से क्या लिखेंगे x बराबर कितना -9 सेंटीमीटर और x बराबर कितना +3 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -9 तो होगा नहीं, आंसर क्या हो गया x बराबर +3 सेंटीमीटर। यानी कि 2q चार्ज से जो q चार्ज को कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, अगर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0 होगा। क्लियर बात। छापो इसको। देखो ये हुआ जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है।
अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा करके क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और छोटा फॉर्म में बनेगा और जल्दी बनेगा, उसको हम लोग सेकेंड मेथड करके लिख सकते हैं। रफ कर दे पहले, इसको रफ कर दे। चलो इसको सेकेंड फॉर्म में बनाते हैं हम लोग, थोड़ा और आसान बनेगा। देखो सबसे पहले क्या एज्यूम कर लो, सबसे पहले 2 चार्ज ले लो। अगर 2 चार्ज लेना है, क्या दिया हुआ है, तो 2 चार्ज ले लो, ये +2q और ये कितना ले लो 8q। अगर इसको हम लोग 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा, कहे कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे रखे हैं। अब ये बताओ हमको बीच में या इसके कहीं पे भी एक चार्ज क्यू को रखना है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए, 0। अच्छा ये बताओ, हम लोग पढ़े हैं कि नहीं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को जब वो अपने इक्विलिब्रियम पे होता है, जब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा कब होती है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, या एनर्जी उसका क्या होता है, सबसे कम। यानी कि इस जो चार्ज है क्यू, वो सबसे ज्यादा जिस पॉइंट पे स्टेबल होगा, अगर उस पॉइंट पे ला करके रख दे तो इस सिस्टम का एनर्जी 0 नहीं होगा। अरे हम लोग क्या पढ़े हैं कि मोर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबल, लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल। अब इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम ऐसे पॉइंट पे रखें कि ये क्या रहे, स्टेबल रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो इस सिस्टम का एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। तो क्या कर दो, इस चार्ज पार्टिकल के यहाँ पे रखो, ऐसे पॉइंट पे रखो कि एज्यूम करो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया। यानी कि अगर इसको थोड़ा सा भी इधर डिस्प्लेस करेंगे तो 8q इसको डिस्प्लेस करके इधर लेके आएगा, फिर उसी पॉइंट पे 2q से इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये 2q रिपेल करके इधर लाएगा। यानी कि ये वाला क्या हो गया, ये मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पे कब होगा, एज्यूम कर लो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, जब इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, 0। मान लो ये भी f है तो ये भी कितना होना चाहिए, f। यानी क्या लिखना होगा कि इफ सिस्टम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ा आसान मेथड है, एनर्जी इट मीन्स चार्ज q एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है कि नेट फोर्स कितना होता है, 0। अब इस पे लगने वाला ये वाला फोर्स लिखो, कितना हो जाएगा, k q 2q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना माने x²। इस पे इधर लगने वाला फोर्स कितना है, k 8q इंटू q डिवाइडेड बाय कितना, 9 - x का क्या, होल स्क्वायर। यहां से क्या हो गया, q कैंसिल आउट हो गया, 2 से क्या हो गया 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाय कितना, x² बराबर कितना, 4 डिवाइडेड बाय कितना, 9 - x का क्या, होल स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय कितना, 9 - x। मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया, 9 - x बराबर कितना हो गया, 2x। यानी कि 9 इज इक्वल टू कितना, 3x। तो x बराबर कितना, 9/3, यानी x बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही बना सकते हो, ये थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाएगा। वैसे बना सकते हो जो क्या हो जाएगा, जो मैथमेटिकल बनेगा, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है बनाने का। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग 2 पैटर्न से, 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। जल्दी से लिखो। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग अटेम्प्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक बनवाए थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में बताएंगे। ये भी आईआईटी क्वेश्चन है, आईआईटी शायद 2003 का क्वेश्चन है मे बी। देखो दिया क्या है कि हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब है, सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं। ऐसा एक क्यूब दिया हुआ है हमको, अब क्यूब बनाने तो आता होगा सबको, ये बन गया हमारा क्यूब। ठीक है, ये क्यूब दिया हुआ है। अब देखो इस पे चार्ज जो जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ पे कितना है, +q चार्ज, यहाँ पे कितना है, -q चार्ज, ये फिर कितना है, +q चार्ज। देखना ये चार्ज जो है वही पॉइंट पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा। -q चार्ज,
ये भी कितना है प्लस क्यू चार्ज, ये कितना दिया हमको प्लस क्यू चार्ज, और ये कितना दिया हमको माइनस क्यू चार्ज। तो बोला है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन डिसेंबलिंग दिस सिस्टम। यानी कि इस सिस्टम को हमको क्या करना है, डिसेंबल करना है। डिसेंबल मतलब इसको अलग अलग करना है, तोड़ देना है। ऐसा क्या है, हमारे पास क्यूब है, इसका मान लो साइड कितना दिया है ए, इसका एज लेंथ दिया है ए। अब यहाँ पे 8 चार्ज दिया है, सारे इसके वर्टिसेस पे चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज क्या है निगेटिव चार्ज है। जिस पैटर्न में दिया हुआ है उसी पैटर्न में हम लोग चार्ज को लिखेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है कि ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, तो क्या बताना है हमको, ये बताना है कि अगर इस सिस्टम को डिसेंबल कर देना है, ठीक है, तो इसको डिसेंबल करने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। समझ में आता है क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए थे कि अगर किसी भी सिस्टम पे किसका वर्क डन होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है या फिर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है, तो हमको क्या करना होता है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो बस ये समझना है कि जब डिसेंबल कर देंगे, जब इन्फिनिटी पे चल जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना 0। तो बस लिखना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखे थे हम लोग, हमको क्या लिखना है इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख देना है। अगर पूरे सिस्टम का तुम पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे, वही पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, इसके वर्क डन के, कि जितना वर्क डन होगा इसको डिसेंबल करने में, जितना वर्क डन आएगा वही वर्क डन क्या होगा, इसके वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से जितना कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन क्लास में कराए थे या फिर हमारे वीडियो लेक्चर में हुआ, जो मेंस का क्वेश्चन था। कल कुछ क्वेश्चन नीट और मेंस का कराए, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जे एडवांस के किए। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ का यूज करके बाकी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ेंगे अलग अलग कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए। क्लियर है। तब तक अगर आप लोग, सबसे बड़ी बात कि जो होमवर्क का बात है कि अगर आप लोग डाउट नहीं पूछोगे तो हम आगे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। कल तक का वेट करेंगे, कल कोई भी वीडियो नहीं आएगा, कल वेट करेंगे। कल हम देखते हैं कि कितना लोग बनाया हुआ है क्वेश्चन। देखो सब कोई अपना अपना क्वेश्चन भेजो कि हाँ सर ये डाउट है। अब डाउट ये नहीं कि कुछ भी आप बोल दिए सर देख नहीं रहे हैं, क्लास में बनाते नहीं है, तो बस कुछ भी उठा करके दे दिए कि हाँ सर ये रैंडमली कि ये 10 क्वेश्चन डाउट है। ऐसा नहीं है, आप ईमानदारी के साथ जो डाउट है वो भेजो। अगर कल तक नहीं आता है, कल तक वेट करते हैं, तो जो अगला लेक्चर आएगा, परसों वाला लेक्चर आएगा, वो बस ये आएगा कि आगे का टॉपिक होगा, फिर हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं है फिर लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर से क्वेश्चन पूछो। अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हो, नहीं बनाए हो, तो फिर दोबारा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर बात। तो क्वेश्चन करो, कल बताओ हमको कि यहाँ क्या क्या डाउट है। अगर जो डाउट होगा, जो नॉर्मल डाउट होगा, वो व्हाट्सएप वगैरह पे क्लियर हो जाएगा। जो अच्छा डाउट होगा उसको हम फिर एक लेक्चर बना करके करेंगे। ठीक है। अच्छे से रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।